हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद विज्ञान क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो ब्रिटिश काल में भारत में फैली दरिद्रता और अकाल का टॉपिक है। इस वीडियो में हम उस समय की बात करेंगे जब भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान दरिद्रता और अकाल बड़े स्तर पर फैला था। एक ऐसी दरिद्रता की परिस्थिति जिसमें अकाल का और आ जाना, जिसकी वजह से भारत की जो बहुत बड़ी जनसंख्या थी वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन सा ऐसा समय था जब भारत में अकाल पड़ा और उस अकाल का हमारी जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों ने अकाल से निपटने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है, वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं, स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, दरिद्रता और अकाल की। तो दरिद्रता जो है एक ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें लोग गरीब हो जाते हैं, उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं होता और वो गरीबी के स्तर से गिरते और गिरते चले जाते हैं। ठीक है, तो दरिद्रता और अकाल का मतलब है कि एक तरीके से जो है खाद्यान्नों का उत्पादन ना होना और सूखा पड़ जाना, जिसकी वजह से अनाज के उत्पादन में बहुत बड़े स्तर पर जो है वो गिरावट आती है और लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं होता। ठीक है, तो अगर हम देखें दरिद्रता और अकाल, इसके कुछ कारण थे। ब्रिटिश शासन काल में ये बहुत बड़े स्तर पर फैला था, लेकिन इसके पीछे कुछ ऐसे कारण थे जिसकी वजह से ये और भयानक हो गया। क्या कारण थे? जैसे ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति। अंग्रेजों की जो दमनकारी नीति थी ये बहुत ही कठोर थी। उनकी जो नीतियां थी, उस नीतियों में हिंदुस्तान की जो जनता थी, जो गरीब किसान थे, जो मजदूर वर्ग था, जो श्रमिक वर्ग था, वो बेचारा पिसकर रह गया। ब्रिटिश आर्थिक शोषण, अंग्रेजों ने लोगों का बड़ा आर्थिक शोषण किया, भारतीय जनता के ऊपर कर लगाए, किसानों के ऊपर कर लगाए और जो शिल्पकार होते थे उनके ऊपर अत्याचार किया। तो इनकी जो आर्थिक नीति थी वो केवल और केवल लाभ की थी, जिसकी वजह से उन्हें जनता को पूरी तरीके से शोषित करके रख दिया। देशी उद्योगों का ह्रास, जो छोटे छोटे उद्योग थे जैसे कुटीर उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, इन उद्योगों का अंग्रेजों ने पूरी तरीके से इन उद्योगों को बर्बाद कर दिया। ठीक है, बेरोजगारी और भुखमरी, बहुत बड़े स्तर पर देश में बेरोजगारी और भुखमरी फैली। अंग्रेजों ने किसी तरह से कोई भी हिंदुस्तानी जनता के साथ सहानुभूति नहीं रखी और भुखमरी और बेरोजगारी की वजह से बहुत से लोगों की जान चली गई। करों की ऊंची दर, अंग्रेजों ने केवल और केवल अपना लाभ पाने के लिए टैक्स की दर को बहुत ऊंचा रख दिया। अकाल पड़ने की वजह से जब जनता टैक्स नहीं दे पाती थी, जब किसान टैक्स नहीं दे पाते थे, तो उनकी जमीन को अंग्रेज जब्त कर लेते थे। ठीक है, तो इनकी जो कर की दर होती थी, जो टैक्स की दर होती थी, वो बहुत ऊंची होती थी, जिसकी वजह से किसान जो है उस नीति, उस कर की जो रेट है, टैक्स का जो रेट है, उसके नीचे दब जाते थे। दूसरा, धन निकास, ये भी एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारा एक बहुत बड़ा पैसा, भारत का एक बहुत बड़ा पैसा वो अंग्रेज अपने देश में लगातार भेज रहे थे, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में लगातार जो है वो दरिद्रता की परिस्थितियां जो है वो बनी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ कारण बताए, जिसके कारण ये वो कारण थे जिसकी वजह से हिंदुस्तान में भुखमरी, दरिद्रता और कहीं ना कहीं अकाल का एक तरीके से ये मुख्य रूप से कारण थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ऐसा कौन कौन से समय, कौन कौन सा ऐसा टाइम पीरियड था, कौन सा ऐसा वर्ष था जब भारत में अकाल पड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, हिंदुस्तान में सबसे पहला जो अकाल पड़ा था वो पड़ा था साल 1769 और 70 में। भारत में सबसे पहले जो अकाल पड़ा था वो साल 1769 और 70 में पड़ा था। और ये अकाल कहां पे पड़ा था? ये बिहार, उड़ीसा और बंगाल में ये अकाल बड़े स्तर पर पड़ा था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ये अकाल बहुत बड़े स्तर पर पड़ा था, जिसकी वजह से इन तीनों राज्यों की 1/3 आबादी की मृत्यु हो जाती है। इस अकाल ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की कुल आबादी का 1/3 लोगों को प्रभावित किया, यानी 1/3 लोग इस अकाल की वजह से मर गए। आगे, चावलों को अंग्रेजों ने, अच्छा यहाँ पर अंग्रेजों ने एक काम किया। अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने इस अकाल की परिस्थितियों में भी लाभ कमाया। अंग्रेजों ने बाजारों से माल, जो चावल होते थे, खाद्य पदार्थ जो चावल थे, उनको सस्ते दामों पर खरीद लिया और अपने
गोदाम में भर लिया। जब लोगों को चावल नहीं मिला तो लोग भूख से बेचैन हो उठे और अंग्रेजों ने यहाँ पर लाभ कमाया। उन्होंने चावल को ऊंचे दामों पर लोगों को बेचा, चावल को ऊंचे दामों पर लोगों को बेचा। तो चावल जो थे अंग्रेजों ने यहाँ इस अकाल की परिस्थितियों में चावल को सस्ते दामों पर खरीद कर अपने गोदामों में भरा और उनको ऊंचे दामों पर बेच दिया, जिसकी वजह से बंगाल में एक विद्रोह हुआ जिसे सन्यासी विद्रोह कहते हैं। तो साल 1771, 70 और 71 में इन्हीं लगातार अंग्रेजों की इन्हीं शोषणों की वजह से एक विद्रोह होता है जिसे क्या बोला गया है, सन्यासी विद्रोह बोला गया है। और ये सन्यासी विद्रोह ने जितने भी सन्यासी लोग इसमें शामिल थे उन्होंने अंग्रेजों के गोदामों को क्या किया, लूट लिया और इनके जो कोष थे, इनके जो धन के जो बड़े बड़े जो क्या कहते हैं कोषागार थे उनको लूट लिया सन्यासी ने। उस समय जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग जो थे ये गवर्नर जनरल थे बंगाल के। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल यानी वॉरेन हेस्टिंग ने इस विद्रोह को बड़ी कठोरता से इस विद्रोह का दमन कर दिया। यानी गवर्नर हम बात करते हैं साल 1781 और 82 की, ठीक है। तो वर्ष 1781-82 में, 1784 में और 1792 में ये वो समय था जब मद्रास और उत्तर भारत में बड़ा जबरदस्त अकाल पड़ा था। तो यहाँ पर अकाल की एक बहुत भयानक परिस्थितियां पैदा हो जाती है और बड़े स्तर पर, कहां पर, मद्रास और उत्तर भारत में इस टाइम पीरियड में भयंकर अकाल पड़ता है। 1792 से पहले अंग्रेजों ने कभी भारत में अकाल की परिस्थितियों को देखा ही नहीं, बल्कि उसको नजरअंदाज कर दिया। 1792 के बाद अंग्रेजों ने थोड़ा बहुत प्रयास किया अकाल से निपटने के लिए, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र था। उसमें उस प्रयास में अंग्रेज जो है सफल नहीं हुए, क्योंकि वो प्रयास बहुत बड़े स्तर पर नहीं किया गया था अकाल से निपटने के लिए। वो केवल और केवल नाम मात्र के प्रयास थे, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया आपको 1792 के बाद अंग्रेजों ने केवल नामात्र जो है वो अकाल के राहत कार्य किए, लेकिन वो राहत कार्य केवल और केवल नाम के लिए थे, उनमें कोई भी सटीकता नहीं थी, ठीक है। तो केवल और केवल राहत कार्य थे नाम मात्र के। इसके बाद साल 1860 और 1861 में दिल्ली और आगरा क्षेत्र में अकाल पड़ा। साल 1860 और 1861 में दिल्ली और आगरा के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर अकाल पड़ता है, जिसमें 2 लाख लोग जो है वो मारे जाते हैं। इसमें इस अकाल में 2 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उसके बाद साल 1865 और 66 में उड़ीसा में अकाल पड़ता है, जिसमें करीब करीब 10 लाख लोग जो है अपने प्राण गंवा देते हैं। तो साल 1765 और 66 में जो है फिर से एक बार अकाल पड़ता है उड़ीसा में, जिसमें 10 लाख लोगों की जान चली जाती है, ठीक है। इसके बाद साल 1876 और 77 में सबसे भयंकर अकाल पड़ता है देश का, जो करीब करीब 2.5 लाख जो हमारे देश का क्षेत्रफल है, तो 2.5 लाख क्षेत्रफल, जो 2.5 लाख क्षेत्र जो है उसको प्रभावित करता है। और इसमें करीब करीब 50 लाख लोग जो है वो मारे जाते हैं। तो मतलब ये कितने बड़े क्षेत्र को प्रभावित करता है, देश के 2.56 लाख क्षेत्र को, यानी 2.56 लाख क्षेत्र को प्रभावित करता है। और इसमें करीब और करीब 50 लाख जो है लोग मारे जाते हैं। ये हमारे देश में 1876 और 77 में सबसे पहले मतलब सबसे भयंकर अकाल पड़ता है, ठीक है। और इस समय जो यहाँ पर गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड लिटन हुआ करते थे, ठीक है। आगे साल 1896 और 97 में एवं 1898 और 99 में अकाल और सूखा का सभी प्रांतों पर प्रभाव पड़ा, जिसमें 25 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। तो इसके बाद 1896 और 97 में और 1898 और 99 में भी देश में अकाल पड़ा और इसका प्रभाव लगभग सभी राज्यों पर पड़ा, जिसमें बहुत से लोग मारे गए, यानी 25 लाख लोगों की इसमें मृत्यु हो गई, ठीक है। इसके बाद वर्ष 1943 और 44 में 1943 और 44 में आजादी से पहले देश में हमारे अकाल पड़ता है और ये अकाल बंगाल में पड़ता है। ये अकाल बंगाल में पड़ता है, मतलब आजादी से 5-7 साल पहले की बात है जब ये अकाल बंगाल में पड़ता है। और ये इतना भयंकर अकाल होता है कि इसमें 30 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। इस अकाल का सबसे प्रमुख कारण जो होता है वो फसलों का उत्पादन ना होना। दूसरा, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है
तो बर्मा जो हमें चावल निर्यात करता था, हमें बेचता था, वो चावलों की आपूर्ति बर्मा से बंद हो जाती है, जिसकी वजह से भारत में एक तरीके से भूखमरी और गरीबी की व्यवस्था जो स्तर है वो आ जाता है। और देश में जो राज्य बंगाल है, हमारे जो प्रांत है बंगाल, वहां पर बहुत बड़े स्तर पर अकाल पड़ता है। और ये घटना है साल 1943 और 44 की, जिसमें 30 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये वो टाइम पीरियड है जिसमें हमारे देश में अकाल पड़ा था और इसमें कई सारे लोगों को, लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो अकाल से निपटने के लिए बाद में अंग्रेज थोड़ा अवेयर हुए और अंग्रेजों ने अपनी थोड़े से जागरूक हुए और उन्होंने अकाल से निपटने के लिए कुछ समितियां, कुछ आयोग बनाए। ठीक है, जिन्हें अकाल समिति या अकाल आयोग कहा जाता है। तो जैसे अंग्रेजों ने सबसे पहले जो अकाल समिति बनाई थी वो कर्नल स्मिथ एक आयोग था वो बनाया था। तो कर्नल स्मिथ की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई जिसे कर्नल स्मिथ आयोग बोला गया और ये बनाई गई थी 1860 और 61 में। ये पहला अकाल से निपटने के लिए अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया एक आयोग था और इसके हेड थे कर्नल स्मिथ। क्योंकि 1860 और 61 में दिल्ली और आगरा के आसपास के क्षेत्र में जो अकाल पड़ा था, इससे निपटने के लिए ये आयोग बनाया गया था। ठीक है, जांच की और अपनी रिपोर्ट पेश की, परंतु इस जो आयोग का जो था कोई उपयुक्त निष्कर्ष पर ये आयोग पहुंच नहीं पाया था और हम कह सकते हैं कि ये इतने स्तर पर जो है सफल नहीं हुआ था। तो कोई विशेष परिणाम जो है इस आयोग के नहीं सामने आए थे। उसके बाद अंग्रेजों ने साल 1866 और 67 में एक समिति बनाई जो थी जॉर्ज कैम्बल की अध्यक्षता में, और ये कैम्बल समिति थी जिसके हेड थे जॉर्ज कैम्बल। तो इस समिति ने अंग्रेजों के सामने कुछ सुझाव रखे अकाल से निपटने के लिए। जैसे पहला, सरकार को राहत का कार्य पहुंचाने का भार जो है वो स्वयं उठाना चाहिए। अंग्रेजों को राहत का कार्य पहुंचाने के लिए स्वयंसेवी संस्थाएं होती हैं, उनकी बजाय स्वयं को जो है आगे करना चाहिए राहत कार्यों के लिए। दूसरा, रेलवे, नहरों और सड़कों जैसी जो व्यवस्थाएं हैं इनको बड़े स्तर पर चालू करना चाहिए ताकि राहत का कार्य जो है वो आरंभ किया जा सके। तो जहां अकाल पड़ रहा है, जो क्षेत्र अकाल से प्रभावित है, वहां पर नहरों का, सड़कों का, रेलवे का इंतजाम करना चाहिए ताकि अकाल के समय वहां पर राहत कार्य पहुंचाए जा सके। तीसरा, लोगों को जो है वो रोजगार दिए जाने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस आयोग ने कुछ अपने सुझाव अंग्रेजों के सामने रखे। तो हम कह सकते हैं कि इस आयोग ने एक स्तर पर अपना कार्य करना शुरू कर दिया और कुछ सुझाव जो है वो अंग्रेजों के सामने रखे। इसके बाद साल 1880 में एक आयोग आता है जिसे स्ट्रेची आयोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेची आयोग। स्ट्रेची आयोग के जो हेड थे वो सर रिचर्ड स्ट्रेची थे। इसके जो हेड थे वो सर रिचर्ड स्ट्रेची जो थे इसके हेड थे यानी अध्यक्ष थे। और ये आयोग कब बना था? उस समय हमारे जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे वो थे लॉर्ड लिटिल। लॉर्ड लिटिल जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल थे। तो उनके समय में ये सर रिचर्ड स्ट्रेची आयोग बना था। ठीक है, और सर रिचर्ड स्ट्रेची जो थे इस स्ट्रेची आयोग के अध्यक्ष थे। तो इस आयोग ने भी कुछ सुझाव अंग्रेजों को, ब्रिटिश सरकार को दिए ताकि अकाल से जो है वो राहत मिल सके। जैसे करों में कमी करना, रोजगार के साधन उपलब्ध कराना, भोजन उपलब्ध कराना, जहां पर अकाल से ग्रस्त प्रभाव क्षेत्र है वहां पर लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाए, वहां पर सहायता शिविर खोले जाएं और अनाज को जो बड़े स्तर पर निर्यात किया जा रहा है, अनाज जो दूसरे देशों में बेचा जा रहा है उसे रोका जाए। ठीक है, और साथ ही साथ इस स्ट्रेची आयोग ने एक अकाल कोष की स्थापना करने की भी बात रखी कि एक अकाल कोष, एक फंड बनाया जाना चाहिए जिसमें हर साल 1 करोड़ रुपए जमा हो। उसमें अकाल कोष में 1 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष जमा की जाने की बात इस स्ट्रेची आयोग ने रखी ताकि उस पैसे का इस्तेमाल अकाल के समय में क्षेत्र में किया जा सके। ठीक है, और 1883 में एक अकाल संहिता की स्थापना की बात भी स्ट्रेची आयोग ने रखी। तो ये स्ट्रेची आयोग जो था ये काफी बड़े स्तर पर इसने काम किया और बड़े ही तरीके से इसने ब्रिटिश सरकार के सामने अपने सुझाव रखे और ब्रिटिश सरकार ने इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए इन पे कार्य करना शुरू किया। ठीक है,
इसके बाद अगला जो आयोग आता है वो आता है लॉयल आयोग। लॉयल आयोग साल 1897 में आया था और उस समय गवर्नर जनरल जो थे भारत के वो थे लॉर्ड एलिंगटन सेकंड। लॉर्ड एलिंगटन सेकंड जो थे वो गवर्नर जनरल थे। लॉयल आयोग ने सची आयोग की सिफारिशों को महत्वपूर्ण मानते हुए उन पर कार्य करने की बात कही, लेकिन इस लॉयल आयोग ने भी कुछ सिफारिशें जो इसकी जो सिफारिश जो सुझाव थे उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके अंग्रेजों के सामने रखा। ठीक है, तो लॉयल आयोग साल 1897 में लॉर्ड एलिंगटन सेकंड के समय में आया था। आगे अगला जो आयोग आता है वो आता है मैकडोनल्ड आयोग। सर एंथनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में बना ये आयोग साल 1900 में आया था और उस समय हमारे देश के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन के समय में ये आया था। तो इस मैकडोनल्ड आयोग ने कुछ सिफारिशें अंग्रेजों के सामने रखी, जैसे जो पशु और बीज थे, पशुओं और खाद्य बीजों पर आर्थिक सहायता दी जाए। ठीक है, उन पर आर्थिक सहायता किसानों को दी जाए। कृषि की स्थिति सुधारने के लिए अकाल आयुक्त की व्यवस्था करने की इसने बात कही। मैकडोनल्ड आयोग ने कृषि की स्थिति को सुधारने के लिए अकाल आयुक्त की व्यवस्था करने की ब्रिटिश सरकार के सामने बात रखी। साथ ही साथ सिंचाई और परिवहन की सुविधाओं की भी बात इस आयोग ने रखी, ताकि जिस क्षेत्र में अकाल पड़ रहा है या जो क्षेत्र सूखाग्रस्त से चल रहा है, प्रभावित है, वहां पर इन परिवहन सुविधाओं के माध्यम से, सिंचाई के माध्यम से वहां परिस्थितियों को अकाल से बाहर निकाला जा सके। ठीक है, तो मैकडोनल्ड आयोग साल 1900 में आया और सर एंथनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में इस आयोग ने काम किया और उस समय 1900 में जब ये आयोग आया बना तो उस समय हमारे देश में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लास्ट अब इसके बाद जो आयोग आता है वो है जॉन हेडवुड आयोग। जॉन हेडवुड आयोग और ये आता है साल 1945 में। जॉन हेडवुड आयोग कब आया? साल 1945 में, जब हिंदुस्तान में 1943 और 44 में अकाल पड़ा था, जिसमें बंगाल के 30 लाख लोग मारे गए थे। उस अकाल के बाद अंग्रेजों ने 1945 में सर जॉन हेडवुड आयोग को गठित किया और इस अकाल आयोग ने एक सुझाव दिया, क्या कि अकाल की जांच की जाए, अकाल की जांच की जाए और जांच के लिए एक कमीशन जो है वो बनाया जाए, ताकि वो कमीशन जो है उस क्षेत्र में जहां पर अकाल या सूखा पड़ा है वहां जाकर परिस्थितियों को देख सके और उनकी जांच कर सके। तो ये कुछ समितियां थी जिनको अंग्रेजों ने अपने समय में बनाया, क्योंकि अब अंग्रेज भी सतर्क हो गए थे कि भारत में इतने बड़े स्तर पर अकाल पड़ रहा है और बहुत से लोग मारे जा रहे हैं, बहुत सी जनसंख्या जो है मारी जा रही है। तो अंग्रेजों ने यहाँ पर कुछ समितियां बनाई, जैसे कर्नल स्मिथ आयोग, जॉर्ज कैम्पबेल समिति, स्ट्रेची समिति और लॉयल आयोग। इसके बाद सर एंथनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में मैकडोनल्ड आयोग और जॉन हेडवुड आयोग। तो ये समितियों ने अपना कार्य शुरू किया और अंग्रेजों को सुझाव दिए कि उन्हें ऐसे ऐसे कार्य करना चाहिए ताकि भारत में परिस्थितियों को सुधारा जा सके और सूखे और अकाल की जो परिस्थितियां हैं उससे गरीब जनता को बचाया जा सके। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने कमेंट कीजिए और जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं, जो स्टूडेंट्स चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए। मिलेंगे फिर हम अपनी अगली और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।